हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज अ असाइनमेंट दिया था। अगर आप लोगों ने इस सीरीज को कम्प्लीटली नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को शुरू से लेकर देखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीक एलिमेंट। ये पीक एलिमेंट निकालने का क्वेश्चन है और ये भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है। कई बार इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा जाता है। और पीक एलिमेंट किसको बोलते हैं? इफ इट्स वैल्यू इज नॉट स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट कौन से होते हैं? जो उसके नेबर होते हैं, जो उसके पास के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो उससे छोटे हैं। और जो हमारा एलिमेंट जिसको कि हम देख रहे हैं, अगर वो बड़ा है अपने नेबर्स से, तो उसको हम पीक एलिमेंट बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए पीक कैसे बनती है। जैसे कि पहाड़ होता है, तो पहाड़ में क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में लो वैल्यू होती है, लो लो लो, और फिर एकदम हाई आता है, और फिर हाई के बाद फिर से लो होता जाता है। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं पीक। तो जो पहाड़ की जो चोटी होती है, उसको हम कहते हैं पीक। तो बिल्कुल एरे में भी क्या होता है, अगर एरे में आपको इस तरीके का एरे गिवन है जिसमें कि कुछ स्टार्टिंग के एलिमेंट छोटे हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, और उसके बाद फिर वापस से एलिमेंट छोटा होना शुरू हो जाता है, तो वो एलिमेंट जो उस पूरे एलिमेंट उस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा होगा, मतलब कि जो मैक्सिमम होगा उसके बाद डिक्रीज हो रहे होंगे वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे पीक एलिमेंट। ठीक है? तो इसका मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एरे गिवन है। ठीक है? इस एरे में जैसे कि मान लो एलिमेंट गिवन है 2, फिर 5, फिर 10। ठीक है? तो आपको देख रहे हो कि वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है? और वैल्यू बढ़ने के बाद में फिर एकदम से अचानक से घटना शुरू हो जाएगी। तो 15 के बाद हो सकता है जैसे कि 9 आ जाए, उसके बाद 8 आ जाए, उसके बाद 7 आ जाए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि वैल्यू पहले बढ़ रही है और फिर वैल्यू घट रही है। तो यहां पर आप कहोगे कि 15 जो है वो पीक पर है। 15 जो है इसका पीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या करना है, उस पीक एलिमेंट को या तो प्रिंट करना है या फिर उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, जो भी आपको बोला जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको इंडेक्स रिटर्न करने के लिए बोला है। ठीक है ना? तो अगर आपको इंडेक्स रिटर्न करना है तो आप क्या रिटर्न करोगे? 3, क्योंकि 15 जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है। अब आपको मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट में आपका एरे में पीक हो ही ना। तो अगर पीक नहीं होगा तो आप क्या रिटर्न करोगे? जीरो। यहां पर बोला गया है कि अदरवाइज आपको जीरो रिटर्न करना है अगर उसमें पीक एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में बहुत सारा आ रहा होगा कि हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, ट्रेवर्स कर लेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है? लेकिन सबसे सही जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझो और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इतना आसान सवाल है तो जो सॉल्यूशन भी उसका सिंपल अप्रोच तो सभी लोग सोच लेंगे, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का सवाल अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका मतलब इसमें कुछ ट्विस्ट होगा। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हर एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट होता है। वो क्या? कि हमें जो नॉर्मल सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है ना, वो तो सॉल्यूशन सब लोग बताने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो उन सबसे बेटर हो। ठीक है? तो अब पहले हमें इसमें कॉर्नर केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्नर केसेस क्या होते हैं? ऐसे केसेस जो कि हम सोच नहीं पाते हैं और एग्जाम में वो गलत हो जाते हैं। जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमने प्रोग्राम बना लिया होता है, लेकिन हम कुछ कॉर्नर केसेस को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम का बिहेवियर गलत दे देते हैं, आउटपुट गलत दे देते हैं। तो कॉर्नर केस क्या हो सकता है? पहला कॉर्नर केस ये हो सकता है कि मेरी सारे एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। अगर मेरी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका पीक एलिमेंट कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपका एरे है तो लास्ट एलिमेंट आपका पीक होगा। अगर आपका एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 1, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट है तो आपका पीक कौन सा होगा? फर्स्ट एलिमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे एरे के एलिमेंट सेम हो, जैसे कि सब में 2 2 2 2 रखा है, तो आपका हर एक एलिमेंट जो है वो पीक है, आप किसी को भी पीक बोल सकते हो। तो ये केसेस को भी हमें हैंडल करके चलना होगा। ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि आपके पास एक एरे गिवन है, जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया था कि मान लो आपके पास एरे गिवन है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और अब आपको पीक एलिमेंट फाइंड करना है। अब आपका नॉर्मल अप्रोच क्या रहेगा? आपका नॉर्मल अप्रोच ये रहेगा कि जैसे कि 10 आया, 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 25 आया, फिर आपके पास 30 आ सकता है, या फिर 25 के बाद मान लो कि 15 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया।
तो इसका पीक एलिमेंट कौन सा है? 25। अब आपको पूरे एरे को ट्रेवर्स करने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सोचोगे कि मैं मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लूं, तो यहां पर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है। यहां पे आपको पूरे एरे को ट्रेवर्स करने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इसमें एरे में सिर्फ एक ही पीक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पीक एग्जिस्ट करेंगे तो फिर तो उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे एरे में एक ही पीक एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारा एरे पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा डिक्रीज होना चालू होगा, मैं वहीं पर ही अपना आंसर रोक दूंगा, ठीक है। तो पहला एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसको कि हम कहते हैं कि नॉर्मली इंसान क्या आंसर देगा, नॉर्मली इंसान ये आंसर देगा कि मैं पहले वैल्यू को देखूंगा, दूसरे वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अगर मेरा दूसरा वैल्यू अगर पहले से ग्रेटर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब कि ये मेरा पीक नहीं है, हो सकता है ये हो। फिर मैं अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, मतलब मैं ए ऑफ आई को कंपेयर करूंगा i+1 से, i+1 से, ठीक है। अगर मेरा ये जो i+1 है अगर वो बड़ा है i से, इसका मतलब कि मुझे आगे बढ़ना है, इसका मुझे i++ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि सीधे मुझे रिटर्न कर देना है i को, इसका मतलब कि वही मेरा पीक होगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये एक फॉर लूप के अंदर आएगा। आप पहले i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो आप 0 वाले को 1 वाले से कंपेयर करोगे। तो अगर आपने 0 वाले को 1 वाले से कंपेयर किया और आपने देखा कि ये ग्रेटर है, इसका मतलब कि आप i को प्लस प्लस करके 1 पे चले जाओगे और फिर से आपका लूप चलेगा और i1 को कंपेयर करोगे 2 से, 1 को 2 से कंपेयर करोगे। अब आपने 1 को कंपेयर किया 2 से और आपने देखा कि 2 वाला जो है वो बड़ा है, तो फिर से आप i को प्लस प्लस करके नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। फिर आप कंपेयर करोगे अब आपका i हो चुका है 2, अब आप कंपेयर करोगे i को 3 से, तो यहाँ पे 25 रखा है, यहाँ पे 15 रखा है, तो हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यही एलिमेंट मेरा पीक है, डायरेक्टली इसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे जो कि है 2। तो देखो कितना छोटा सा कोड है, इसको आप एक लूप के अंदर लिख लोगे, आपका काम हो गया, है ना। तो आपको लगेगा यार ये कितना आसान सवाल था, लेकिन ये आसान इतना है नहीं। आपको अगर ये आंसर दोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी। तो वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा एरे सॉर्टेड हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। तो ऑर्डर ऑफ एन में आप इसका आंसर दोगे वर्स्ट केस में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ एन होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। लेकिन फिर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि यार ये आंसर तो बहुत सिंपल हो गया, मुझे इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दो, मुझे इसको log n में करके दो। ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ log n जो होता है वो बेटर होता है आपके ऑर्डर ऑफ n से। तो आपको ये बोला जाएगा कि अब हमें ऑर्डर ऑफ n में आंसर दो। अब जैसे ही आपको log n में बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ log n में आंसर आपसे मांगा जाएगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात क्लिक करनी चाहिए कि आपको अब यहां पर बाइनरी अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। बाइनरी अप्रोच अगर आप लगाओगे तभी आपका आंसर जो है वो ऑर्डर ऑफ log n में आएगा, ठीक है। अब बाइनरी अप्रोच कैसे लगेगी, अब वो सुनो। बाइनरी अप्रोच ऐसे लगेगी कि हम एक लो पॉइंटर लेंगे जो कि लो को पॉइंट करेगा और हाई पॉइंटर लेंगे जो कि हाई को पॉइंट करेगा, और अब हम दोनों को लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करके मिडिल एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब मिडिल एलिमेंट का मैं एक और नया फॉर्मूला यूज करूंगा, वो क्या, मिडिल एलिमेंट को हम यूज करेंगे, या फिर आप लो प्लस हाई वाले को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं उसका दूसरा कुछ कारण है, मैं क्यों नहीं लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं उसका कारण मैं अभी समझाता हूं। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा इंडेक्स लो वाला चेंज हो सकता है, तो मेरा मिडिल जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, शिफ्टिंग करने के लिए। तो समझो यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी के लिए मेरा क्या है, अभी मेरा लो है 0 और मेरा हाई क्या है, मेरा हाई है 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 2 करने पर 2 आएगा। तो मेरा मिडिल किसको पॉइंट करेगा, मेरा मिडिल पॉइंट करेगा 2 को। अब बाय चांस की बात है कि मेरा मिडिल उसी लोकेशन पर आ चुका है जिस लोकेशन पर मेरा पीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। अब मैं मिडिल वाले को चेक करूंगा, इफ हम अगर मिडिल वाले को चेक करेंगे कि एरे का जो मिड एलिमेंट है, अगर एरे का जो मिड एलिमेंट है अगर वो बड़ा है किससे, मिड प्लस 1 से, मिड प्लस 1 से भी बड़ा है, एंड
मिड -1 से भी बड़ा अगर वो दोनों से बड़ा है, मतलब उसके दोनों के नेबर से अगर वो बड़ा है ना, मिड -1, ऐसा हम चेक करेंगे। तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे क्या, हम सीधे रिटर्न कर देंगे मिड, मतलब कि वही हमारा क्या है, पीक एलिमेंट है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरा मिड +1 क्या होगा, मेरा मिड +1 होगा 3 इंडेक्स, और मेरा मिड -1 कौन सा होगा, 1 इंडेक्स। तो हम चेक करेंगे कि जहां पर हमारा पॉइंटर है मिडिल वाला, वो क्या दोनों से बड़ा है, मिड -1 से भी बड़ा है और मिड +1 से भी बड़ा है क्या। अगर वो दोनों से बड़ा है, इसका मतलब कि मेरा वही जो है वो पीक है। तो हम कंपेयर करेंगे मिड +1 से भी मिड को, और मिड -1 से भी। अगर वो दोनों से बड़ा है तो मेरा मिड जो है वही मेरा पीक है। चलो ठीक है, ऐसा तो हो गया। लेकिन मान लो ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर मेरा रखा हुआ हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर मेरा 11 रखा हो, यहां पर मेरा 12 रखा हो। ठीक है, तो अब मेरा मिडिल कहां पर, अब मेरा पीक कहां पर चला गया, राइट हैंड साइड में, जहां पर मेरा मिड पॉइंट कर रहा है उसके राइट हैंड साइड में। देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो मेरा मिड जहां पर पॉइंट कर रहा है वही मेरा पीक हो, या फिर उसके लेफ्ट में मेरा पीक हो सकता है, या फिर उसके राइट में मेरा पीक हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट या राइट में मेरा पीक हो सकता है। तो अब यहां पर मैंने राइट में इसको शिफ्ट कर दिया मेरे पीक को। अब ये कैसे पता चलेगा राइट में है कि लेफ्ट में है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम चेक करेंगे एल्स इफ अगर हमारा मिड वाला जो एलिमेंट है, अगर मेरा जो मिड वाला एलिमेंट है अगर वो छोटा है मिड +1 से, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगला वाला एलिमेंट उससे और बड़ा है। ठीक है ना, अगर मेरा मिड वाला एलिमेंट छोटा है और उसका राइट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा है, इसका मतलब कि मेरा पीक राइट हैंड साइड में आने वाला है ना, इसका मतलब मेरा पीक जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे मिड को और हाई को अपडेट कर देंगे। अब हम हमारे मिड को लो बना लेंगे, हमारे मिड को क्या बना लेंगे, हमारे मिड को हम लो बना लेंगे, और हाई वही रहेगा। मतलब कि अब मैंने इतने एरे को स्किप कर दिया। अब देखो आपने अगर आधे एरे को स्किप कर दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, लॉग एन में काम कर रहे हो। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने एरे के हर एक आइट्रेशन में आप अपने एरे के आधे एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हो। तो या तो आप राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट को इग्नोर करोगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को इग्नोर करोगे, डिपेंड कि आपका मिड पॉइंटर कहां पे जाना चाह रहा है। आपका मिड पॉइंटर राइट हैंड साइड में जाना चाह रहा है, इसलिए लेफ्ट वाले सारे इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे छोटे एलिमेंट है। तो आपको बड़ा एलिमेंट कहां मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब अपने लो को अपडेट करोगे। आप अपने लो को क्या बना लोगे, आप अपने लो को मिड बना लोगे, है ना, मिड लोकेशन को आपका पॉइंट करने लगेगा लो। तो अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब आपका ये लो हो चुका है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को अब ध्यान से समझो कि ऐसा करने से क्या होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करने से क्या होगा। अब आपका लो कहां पर पहुंच चुका है, आपका लो पहुंच चुका है 2 पर। तो आपने 2 एलिमेंट से शिफ्ट कर दिया है, प्लस हाई तो आपका अभी भी 5 पर ही है, लेकिन लो कहां पर आ चुका है 2 पर। तो 5 - 2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 3। 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 1, और 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब कि अब आपका मिड कहां पे पॉइंट करने लगेगा, अब आपका मिड पॉइंट करने लगेगा 3 पे। तो ये आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन में आपका फिर से मिड अपडेट होगा। ठीक है ना, ये हमारा लूप के अंदर लगा रहेगा और हर बार आपका मिड अपडेट होगा। तो अब आपका फिर से मिड अपडेट होकर 3 पर पहुंच गया, तो आपका लो भी अपडेट हो गया, मिड भी अपडेट हो गया, लेकिन हाई को आपने वही रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पीक है वो राइट हैंड साइड पे आने वाला है। अब आप फिर से ये चेक करोगे कि क्या आपका मिड जो है वो बड़ा है क्या, लेफ्ट से और राइट से। हाँ, आपका 15 जो है वो बड़ा है लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी और राइट वाले एलिमेंट से ही, तो आपका यही हमारा पीक हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब फिर से मैं अपडेट करता हूं अपने इक्वेशन को। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पीक लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, यहां पर 25 आ गया मान लो, यहां पर 20 आ गया, यहां पर 15 आ गया। अब वापस से हम पुराने वाले केस में जाते हैं। पुराने वाले केस में जहां पर हमारा मिड कहां पे पॉइंट कर रहा था, जब हमारा मिड 2 पे पॉइंट कर रहा था, वापस से मैं पुराने वाले केस में चला गया। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि अगर मेरा मिड 2 को पॉइंट कर रहा है, हमने ये 2 कंडीशन चेक कर ली, 3 कंडीशन हो सकती है। एक कि हमारा मिड जहां पर पॉइंट कर रहा है वही पीक हो, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मेरा मिड के राइट में पीक हो, वो भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब हमें देखना है कि मान लो कि मेरा पीक जो है मिड के लेफ्ट में हो। अगर मेरा पीक जो है मिड के लेफ्ट में होगा तो क्या करेंगे? तो पहली बात तो ये कंडीशन तो फेल हो जाएगी कि हमारा मिड जो है वो बड़ा है और मिड प्लस वन छोटा है। ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी कि हमारा मिड बड़ा है और मिड माइनस वन छोटा है। मिड माइनस वन छोटा नहीं है। और ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी कि हमारा मिड छोटा है और मिड प्लस वन बड़ा है। मिड छोटा है और मिड प्लस वन बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी। तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। इसका मतलब कि अब हमारे पास राइट में जाना पड़ेगा हमें। मतलब कि हमें राइट में जाना है, और राइट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे मिड को हाई बनाना पड़ेगा। मतलब कि अब हमें राइट वाले एरे को स्किप करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड वाले एरे को स्किप करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले में अब पीक एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो इस बार हमें हाई को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे हाई को हम बना लेंगे मिड। आई बात समझ में? तो या तो आपका लो बनेगा मिड, या तो आपका हाई बनेगा मिड। ठीक है ना? आपके जो लो है और हाई है वो चेंज होंगे। अब वापस से अब हमारा चेंज हो गया हाई, मान लो। तो अब क्या होगा? लो हमारा किसको पॉइंट कर रहा है? जीरो को। अब इसी फॉर्मूले से मिड हमारा फिर से नया बनेगा। अब हमारा नया मिड बनेगा कैसे? लो हमारा पॉइंट कर रहा है जीरो को और हाई पॉइंट कर रहा है टू को। तो टू माइनस जीरो डिवाइड बाय टू, तो टू डिवाइड बाय टू कितना हो जाएगा? वन। वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा? वन। तो इस फॉर्मूले से हमारा मिड कहां पे पॉइंट करने लग गया? वन पे। तो आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूला हमारा शिफ्टिंग करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा मिड कहां पर आ गया? इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हमारा मिड आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यही वाला एलिमेंट जो है वो लेफ्ट से भी बड़ा है, राइट से भी बड़ा है। मतलब यही इंडेक्स हमारा मैक्सिमम है, पीक है। तो बस ये तीन कंडीशन यूज करनी है, दैट्स इट। तो आओ प्रोग्राम में इसको देखते हैं। तो मैं इसके लिए एक नई फाइल बना लेता हूं और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं पीक एलिमेंट के नाम से। ये हमारा फिफ्थ प्रोग्राम है, पीक एलिमेंट डॉट सीपीपी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग में अगर प्रॉब्लम आती है, सी सी प्लस प्लस के अगर कोर्सेज अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करके आप फुल कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, रिटर्न जीरो। अब यहां पर हम एरे बनाएंगे एक, और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स को डाल देंगे। जैसे कि मान लो मैंने 5 रख दिया, फिर 10 रख दिया, फिर 15 रख दिया, फिर 20 रख दिया, उसके बाद 9 रख दिया, फिर 4 रख दिया, फिर 1 रख दिया। ठीक है, तो अब हमारा पीक कौन सा है इसमें? हमारा पहले 5, 10, 15, 20 पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो 20 पे हमारा पीक आने वाला है। हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एरे में? 3, 6 और 1, 7। 7 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हमारे एरे का साइज हो गया 7। ठीक है, अब मैं तीन वेरिएबल बना लेता हूं। एक लो बना लेता हूं जिसको कि अभी मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। एक हाई बना लेता हूं जिसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 6 से, मतलब कि n-1 से। ठीक है, और फिर अब हमारा एक मिड बनाऊंगा। मिड कहां पे बनाऊंगा? देखो, एक मैं लूप लगाऊंगा वाइल। इस प्रोसेस को हमें कब तक चलाना है? इस प्रोसेस को हमें तब तक चलाना है जब तक मेरा लो जो है छोटा है और हाई जो है बड़ा है। आप समझ पा रहे हो ना? इस प्रोसेस को हमें कब तक रिपीट करना होगा? इस प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना होगा जब तक मेरा लो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और हाई जो है वो राइट हैंड साइड में है। अगर मेरा लो और हाई दोनों अगर एक ही लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा तो इसका मतलब कि वही इंडेक्स मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर आपका मिनिमम करते 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 अगर लो और हाई दोनों एक ही लोकेशन पर पहुंच जाए, मतलब कि आपको वहां पर ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो आपको कब तक ये लूप चलाना है? आपको ये लूप तब तक चलाना है जब तक कि आपका लो छोटा है और आपका हाई बड़ा है। जब तक आपका लो छोटा है, हाई बड़ा है, तब तक चलाना है। या फिर आप इक्वल टू भी बोल सकते हो, लेकिन इक्वल टू के लिए अब हमें चेक करने पड़ेगा कंडीशन। अभी तो मैं लो छोटा होना चाहिए और हाई बड़ा होना चाहिए, ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, अब हम यहां पर चेक करेंगे इफ। कॉर्नर केसेस को हम बाद में देख लेंगे, कॉर्नर केसेस को देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे मिड निकालना पड़ेगा, है ना? हम हर बार हमें मिड अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक मिड नाम का वेरिएबल बनाता हूं और इसको मैं अपडेट करूंगा कैसे? लो प्लस हाई, प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? इसको यूज करके हम इसको अपडेट करेंगे। अब जैसे ही हमने यहां पर मिड निकाल लिया
तो हमारा लो पॉइंटर लेफ्ट साइड को पॉइंट कर रहा है, हाई राइट वाले को पॉइंट कर रहा है, और मिड वाला एक मिडिल के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मिडिल का लेफ्ट और राइट वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है क्या। और कैसे चेक करेंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एरे का जो मिड एलिमेंट है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए। एरे का जो मिड एलिमेंट है वो हमारा बड़ा होना चाहिए राइट वाले एलिमेंट से, मतलब कि मिड प्लस वन से। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी, मतलब कि मिड माइनस वन से भी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि हमारा पीक मिल चुका है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको कॉर्नर केसेस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका मिड स्टार्टिंग लोकेशन पर पहुंच जाए, जीरो पर पहुंच जाए, या फिर n माइनस वन पे पहुंच जाए। तो आपको मिड प्लस वन कब चेक करना है, मिड प्लस वन तब चेक करना है जबकि आपका मिड जो है वो लास्ट एलिमेंट पे ना हो। अगर आपका मिड, सोचो जरा, सोचना है ना, कि अगर आपका मिड अगर लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करने लग जाए, ठीक है, अगर आपका मिड अगर लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करने लग जाए तो क्या वहां पर मिड प्लस वन एग्जिस्ट करेगा, वहां पर मिड प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट से आगे तो आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो आप यहां पर लिखोगे कि मिड, मिड जो है अगर आपका n माइनस वन है, ठीक है ना, तो फिर आपका वही आंसर होगा। देखो, अगर आप आखिरी इंडेक्स पर पहुंच जाते हो, अगर आप आखिरी इंडेक्स पर पहुंच जाते हो तो इसका मतलब कि वही एलिमेंट आपका मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो यहां पर आप इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को चेक करोगे। ठीक है ना, इन दोनों में से, इसको हम और में लिखेंगे, या तो आपका मिड जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए, तो मिड एलिमेंट जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वही आपका पीक होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसके राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे। सेम लेफ्ट वाले एलिमेंट के साथ भी होगा कि आपका मिड माइनस वन से कंपेयर करोगे, लेकिन कब, जब आपका लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब अगर सोचो कि आपका अगर मिड जो है वो जीरो पे आ जाए, तो अब अगर आपका मिड जीरो पे आ जाएगा तो क्या मिड माइनस वन, मतलब कि माइनस वन इंडेक्स वाला एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या, नहीं। अगर आपका मिड मूव करते 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 अगर जीरो इंडेक्स पर आ जाता है, इसका मतलब जीरो इंडेक्स वाला ही मैक्सिमम है, तो यहां पर ये भी और में आएगी कंडीशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमने कॉर्नर केसेस को भी यहां पर हैंडल कर लिया। एक बार फिर से मैं ये लाइन को समझा देता हूं। देखो, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और इन दोनों के बीच में लगा है एंड। ठीक है ना, अब आपने यहां पर क्या लिखा है, आपने यहां पे लिखा है कि जो भी आपका मिड पॉइंटर आया है आप उसको कंपेयर करोगे उसके राइट वाले एलिमेंट से, क्योंकि आपने लिखा है मिड प्लस वन, तो आप राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे, लेकिन तब जब आपका राइट वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब कि या तो आपका n माइनस वन पे मिड पहुंच जाएगा, अगर आपका n माइनस वन पे मिड पहुंच चुका है, मतलब कि अगर आपका लास्ट इंडेक्स पे अगर आपका मिड पहुंच चुका है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड पे अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में आपको इस कंडीशन को चेक नहीं करना है, दोनों कंडीशन और में है। और पहले आपको ये लिखना है, क्योंकि अगर पहले ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपका ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, आपको और की कंडीशन पता होनी चाहिए। और की कंडीशन में पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो सेकंड कंडीशन नहीं चलती। ठीक है ना, तो पहले आपको ये कंडीशन लिखनी है कि अगर आपका मिड लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है तो वही आपका मैक्सिमम एलिमेंट है, और अगर लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंचा है तो फिर लास्ट वाले से कंपेयर करोगे, मतलब राइट हैंड वाले से कंपेयर करोगे कि क्या वो छोटा है। अगर वो छोटा है तो फिर आप लेफ्ट वाले को चेक करोगे। उसी तरह से आप लेफ्ट वाले में चेक करने के लिए पहले आप ये चेक करो कि आपका लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। अगर आपके लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कि मतलब कि आपका मिड अगर जीरो पे है, अगर आपका मिड जीरो पे है तो इसका मतलब आपका लेफ्ट में कोई है ही नहीं, और अगर आपके लेफ्ट में कोई है ही नहीं तो फिर आपका वही मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, आपका वही पीक एलिमेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि माइनस वन वाले से चेक करो, मिड माइनस वन वाले से चेक करो। अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आप कहोगे कि हाँ वही मेरा मैक्सिमम है। तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे सी आउट पीक एलिमेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, और पीक एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, मिड वाला जो होगा, मिड जिसको पॉइंट कर रहा है वो मेरा पीक एलिमेंट हो जाएगा, और हम यहां पर ब्रेक करके इसको बाहर आ जाएंगे।
जैसे ही मुझे पीक मिल जाएगा तो। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, एल्स। अगर मान लो कि मुझे नहीं मिला, एल्स, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि इफ, अगर मान लो कि ऐसा नहीं है कि मेरा मिड में मुझे कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो अब डिपेंड करता है कि मेरा जो पीक है या तो वो मिड के राइट में एग्जिस्ट करेगा या तो मिड के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर अगर मेरा जो मिड वाला है, मिड वाला जो एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है किससे, या फिर मैं कह सकता हूं चलो छोटा है ना। मान लो कि अगर वो छोटा है किससे, मिड प्लस वन से, तो इसका मतलब कि पीक मेरा किस तरफ आने वाला है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला अगर एलिमेंट अगर मेरा बड़ा है तो मतलब कि राइट हैंड साइड में मेरा पीक एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा हाई तो वहीं रहेगा, लेकिन लो वाले को भी मैं कहां पे लेकर आ जाऊंगा, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मतलब मैं लो को कहां ले आऊंगा, मिड प्लस वन में, क्योंकि मुझे पता है कि मिड प्लस वन वाला जो है वो बड़ा है। मुझे पता है कि मिड प्लस वन वाला बड़ा है मिड से, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी को ही लो बना लूंगा। और अब मैं उसके आगे से चेक करूंगा राइट हैंड साइड वाले, क्योंकि अगर लो अगर वहां पर पहुंच गया मिड प्लस वन पे, तो उसके बाद हाई ऑलरेडी राइट साइड में है। तो मुझे लो से लेकर हाई तक मतलब राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट को अब मैं चेक करूंगा। और नहीं तो फिर एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है तो इसका मतलब कि मेरा पीक कहां पर होगा, इसका मतलब मेरा पीक लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लेफ्ट हैंड साइड में होगा मतलब कहां, मतलब कि अब मेरा जो हाई जो कि ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा होगा कि मिड माइनस वन पे मुझे उसको लाना पड़ेगा, हाई वाले को। हाई वाले को कहां लाना पड़ेगा, मिड माइनस वन पे। देखो मिड माइनस वन और मिड प्लस वन पे क्यों ला रहे हैं, समझो। हमें ये तो पता चल गया कि मिड एलिमेंट जो है वो तो मेरा पीक नहीं है, तो या तो मुझे मिड प्लस वन के आगे से चेक करना पड़ेगा या फिर मिड माइनस वन तक के एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मिड प्लस वन के आगे के एलिमेंट को चेक करना है, मतलब कि मिड प्लस वन मेरा लो हो जाएगा और मेरा हाई तो वहीं रहेगा। तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड पे चेक कर रहा हूं। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड वाला मुझे पता चल गया कि ये वाली कंडीशन फेल हो गई, ये वाली कंडीशन फेल हो गई, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो है वो छोटा है। अगर राइट हैंड साइड वाला अगर छोटा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है तो पीक एलिमेंट लेफ्ट वाले में एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा लो तो वहीं रहेगा लेफ्ट में, लेकिन जो हाई है उसको मुझे मिड माइनस वन पे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मिड पे तो मेरा पीक नहीं है। अगर मिड पे पीक होता तो ये वाली कंडीशन से ही सेटिस्फाई हो जाता। बस हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अब हम हर तरीके के कंडीशंस को चेक करते हैं। तो अभी मैंने एक एरे ले लिया है जिसमें कि हमारा बीच का एलिमेंट जो है वो मान लो मैक्सिमम है। मैंने इस एरे को मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो ये मान लो कि मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 3 2 1। तो अभी मेरा जो एलिमेंट है 5 वो की जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं, ठीक है, तो देखो मेरा पीक एलिमेंट आ गया 5 जो कि मिडिल में था। ठीक है ना। अब मैं काम करता हूं कि मैं पीक एलिमेंट को थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करता हूं और ज्यादा, 6। अब मेरा 6 जो है वो पीक एलिमेंट है। पहले एरे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो मैंने अपना राइट की तरफ शिफ्ट करा और अभी भी मेरा आंसर आया सही 6। ठीक है ना। फिर मैं कॉर्नर केसेस को चेक करते जा रहा हूं कि मान लो कि अगर और राइट में अगर मेरा शिफ्ट कर गया पीक, तो क्या आंसर सही आएगा, 7। बिल्कुल सही आया 7। ठीक है ना। और मान लो कि मेरा पूरा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर मेरा पूरा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लास्ट इंडेक्स पे अगर मेरा मैक्सिमम होता तो क्या सही आंसर देता। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया, देखो 8 बिल्कुल सही आया। ठीक है ना। अब मैं काम करता हूं, अब मैं वापस से इसको अंडू कर देता हूं। ठीक है, अब मैं काम करता हूं कि अपने पीक को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूं। ठीक है, तो अपने पीक को लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए मैं काम करता हूं कि यहां पर मैं ले लेता हूं 6। ठीक है, अब मैं लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे अपने पीक को लेके जाऊंगा। तो अब मैंने इसको चलाया तो देखो 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं और इस तरफ लेके जाता हूं, जैसे कि मान लो यहां 7 कर दिया, यहां 8 कर दिया। ठीक है, मैं अपना और लेफ्ट में लेकर आ गया अपने पीक को। लेफ्ट में है अब मेरा पीक 8, देखो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और अब मैं पीक को कर दे रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट। देखो मेरा पीक फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद सारे वैल्यूज छोटी है। तो अब इसको रन कराया, देखो 10, सारे कॉर्नर केसेस चेक हो गए। ठीक है, तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। लॉग एन क्यों, क्योंकि या तो हम
लेफ्ट हैंड साइड के एरे पर मूव कर रहे हैं या तो राइट हैंड साइड के एरे पे मूव कर रहे हैं, और हर बार हम आधे एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने मिड में आया तो मिड वाले को मैं कवर कर रहा हूं। अगर मेरा मिड 6 पर है तो मैं इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले के एरे को या तो स्किप करूंगा या फिर राइट हैंड साइड वाले एरे को स्किप करूंगा। मतलब हर आइट्रेशन में मैं आधे एलिमेंट को स्किप कर रहा हूं। और जब भी कभी हम हर बार आधे एलिमेंट को स्किप करते हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होता है। ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपको कौन सा प्रोग्राम ट्राई करना है, इसका नाम है फ्रॉग एंड जंप। फ्रॉग एंड जंप, फ्रॉग एंड जंप प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन फ्रॉग्स आर पोजिशन्ड एट वन एंड ऑफ द पॉन्ड। एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब एक पानी का तालाब टाइप का आप कह सकते हो, और उस तालाब में कई सारे लीव्स रखी हुई हैं ना। जैसे कि मान लो कि ये एक तालाब हो गया, है ना, और वहां पर आपको पता है कि फ्रॉग्स होते हैं वहां पर। ठीक है, ऑल फ्रॉग्स वांट टू रीच अदर एंड ऑफ द पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रॉग जो है वो इस एंड से इस एंड पर जाना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ लीव्स रखी हुई है। लीव्स मतलब पत्तियां जिसके ऊपर वो कूद कूद के जाएंगे। ठीक है ना, तो मान लो कि ये कुछ लीव्स यहाँ पे रखी हुई हैं। इसका लीव का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ लीव्स रखी हुई हैं। ठीक है, द पॉन्ड हैज सम लीव्स अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कुछ लीव्स अरेंज्ड है। ईच फ्रॉग हैज द स्ट्रेंथ टू जंप एग्जैक्टली के लीव्स। अब हर एक फ्रॉग की खुद की एक स्ट्रेंथ है कि वो के लीव्स जंप कर सकता है, मतलब कि जल्दी जल्दी उसको जाना है और उसकी ताकत है। जैसे कि हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, जैसे कि हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कई बार जल्दबाजी में जब हमें सीढ़ियां चढ़नी होती है तो हम एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ते हैं, या फिर कोई बहुत जल्दी में हो जो जो कि बहुत लंबा है, उसकी टांगे भी बहुत लंबी लंबी है, तो वो तो दो दो सीढ़ियां छोड़ छोड़कर चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि फ्रॉग के पास कुछ कुछ स्ट्रेंथ है और वो कुछ लीव्स को छोड़ छोड़कर जंप कर सकता है। जैसे कि मान लो कि किसी की स्ट्रेंथ 2 है, तो इसका मतलब कि वो 2 से स्टार्ट करेगा। अगर 2 स्ट्रेंथ है तो 2 से स्टार्ट करेगा और 2 के बाद डायरेक्टली 4 पे चला जाएगा, 4 के बाद डायरेक्टली 6 पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ 2 है, तो वो दो दो लीफ जंप करके जा सकता है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ स्ट्रेंथ 3 है तो वो 3 से स्टार्ट करेगा और 3 के बाद डायरेक्टली 6 पे जा सकता है, 6 के बाद डायरेक्टली वो 9 पे जा सकता है, अगर 9 लीफ होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉग को जंप करना है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है अ फ्रॉग हैविंग स्ट्रेंथ 2। अगर मान लो कि किसी फ्रॉग की स्ट्रेंथ 2 है तो वो 2 से शुरू करेगा, फिर वो 4 पे 6 पे और ऐसे सब जा सकता है। अब गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फ्रॉग, आपको सारे फ्रॉग की स्ट्रेंथ दी हुई है। आपको ये भी दिया हुआ है कि कितने लीव्स हैं, और आपको ये भी दिया हुआ है कि कितने फ्रॉग्स हैं, और हर एक फ्रॉग की कितनी स्ट्रेंथ है वो भी आपको दी हुई है। Your task is to find the number of leaves that not be visited by any frog when all the frog reach the other end of the pond. आपको ये बताना है कि जैसे ही सारे जो फ्रॉग हैं वो पॉन्ड के अगले एंड पर पहुंच जाते हैं तो कौन सी ऐसी लीव है जो कि विजिट नहीं हुई है, मतलब कि जिसके ऊपर किसी भी फ्रॉग ने कदम नहीं रखा हो। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्रॉग्स कितने हैं, 3 है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ लीव्स मान के चलो कि 7 है। ठीक है ना, मान के चलो कि नंबर ऑफ लीव्स आपके पास 7 है और आपके पास 3 फ्रॉग है। पहले फ्रॉग की स्ट्रेंथ है 3, दूसरे फ्रॉग की स्ट्रेंथ है 2 और तीसरे फ्रॉग की स्ट्रेंथ है 4। तो पहला वाला फ्रॉग आएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्योंकि 3 है तो वो 3 से स्टार्ट करेगा और 3 के बाद ऑब्वियसली वो 6 पे जाएगा और 6 के बाद जंप करके अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद तो 9 वाला लीफ है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 विजिटेड हो गया और 6 विजिटेड हो गया। एक और फ्रॉग आएगा जिसकी स्ट्रेंथ 2 है। ठीक है, तो वो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 के बाद फिर वो 4 पे जाएगा और 4 के बाद वो 6 पे जाएगा, 6 के बाद 8 पे जाएगा, लेकिन 8 है नहीं। तो इसका मतलब 2 वाला विजिटेड हो गया और 4 वाला भी विजिटेड हो गया। उसके बाद आया स्ट्रेंथ 4 वाला, 4 स्ट्रेंथ वाला आएगा तो वो 4 से स्टार्ट करेगा और 4 के बाद 8 पे चला जाएगा, लेकिन 8 है नहीं। तो इसका मतलब अब कौन कौन से विजिटेड नहीं है। अगर मेरे नंबर ऑफ लीव अगर 4 ही होते, अगर मेरे नंबर ऑफ लीव 4 होते तो मेरे पास 1 से लेकर 4 तक में कितने अनविजिटेड लीव्स हैं, 1 अकेला। आपको ये बताना है कि कितने लीव्स अनविजिटेड हैं। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है तो नंबर ऑफ लीव्स को अगर मैंने 7 कर दिया तो अगर आप देखोगे तो 1 वाला विजिटेड नहीं हुआ
और 5 वाला विजिटेड नहीं हुआ, तो मेरे 2 लीव्स ऐसे हैं जो विजिटेड नहीं हुए, तो आप आउटपुट में बोलोगे 2, मतलब आपको नंबर ऑफ अनविजिटेड लीव्स बताना है कि कितने हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना और इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ट्राई करना कि खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिना गूगल की हेल्प लिए, बिना किसी का वीडियो देखे, खुद से ही इसको ट्राई करना। वीडियो देखना है तो मेरा भी वीडियो देखना, आप लोग अगले दिन हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दिन इस पे एफर्ट मारो। इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, अगर आपको नेट की तैयारी करनी है, या फिर आपको C++, जावा जैसे किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है, या फिर अगर आपको कॉलेज लेवल के किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, DBMS हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास फुल कोर्स भी रहते हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई डिटेल चाहिए है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9550311137। इस पे आप कॉल करके अपना गाइडेंस भी ले सकते हैं कि अगर आप MCA कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, BTech कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, BCA कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो जो भी आपको गाइडेंस चाहिए है वो आप यहाँ पर मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।